अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिनका आज रिपब्लिक डे है, यानी 26 जनवरी को भारत मनाता है अपना यौम जमहूरिया। लेकिन जमहूरियत की पासदारी क्या आज के भारत में हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम देख सकते हैं कि पिछले 2 माह से एक एग्रीकल्चर बेस्ड इतनी बड़ी मुल्क के किसान सरापा एहतजाज हैं। इससे पहले भी आपको बताते चलें कि अगर माइनॉरिटीज की अक़लियतों की बात करें तो उनका मानना यह है कि हर साल किसी ना किसी की बारी आती है। 2019 में मुसलमान कम्युनिटी की बारी थी, उसके बाद सिखों की बारी आ गई। लेकिन अहम मसला यह है कि किसानों के भरपूर एहतजाज के बावजूद जो भारत के मुख्तलिफ शहरों में, स्टेट्स में आप देख सकते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इतनी बड़ी जमहूरियत अपने सबसे बड़े शोबे से वाबस्ता अफराद की जो खफगी है, जो खदशात हैं, उनको क्यों दूर नहीं कर पा रही? क्या ये एक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डेडलॉक है? बल्कि अगर आपको बताएं, शुरुआत में ये बेचारे किसान जब बाहर निकले तो इनको मुल्क दुश्मन करार दिया गया। कहा गया कि ये बैरूनी ममालिक से होने वाली साजिश में भारत को कमजोर करने के लिए बाहर पहुंचे। ये भारत का सबसे वल्नरेबल तबका है, क्या इसकी सुनवाई कभी होगी? आइए सबसे पहले आपको इसी हवाले से दिखाते हैं ये रिपोर्ट कि इतने और महीनों पर चलने वाले इस प्रोटेस्ट में अब आगे क्या होने वाला है। जो कानून किसानों ने मांगे नहीं थे वो कानून जबरदस्ती थोप दिए गए। किसान ये बात ठान चुका है, अन्यथा वो दिल्ली के बॉर्डरों पे अपनी कुर्बानी दे देगा। हमेशा तो वैसे फौजी जो होंगे आ वो परेड करते हैं, इस बार किसानों की परेड चलूगी। किसान दसणगे असली परेड होंगी की है। बहुत हो गया इस्तेहसाल, अब होगा सिर्फ धमाल। भारत के किसानों ने भारतीय यौम जमहूरिया पर मोदी सरकार पर ट्रैक्टर चलाने की ठान ली। फसल असं नहीं होगी ना भी सी है ना, जो साड़ी जमीन नहीं रहोगी फिर असं की करांगे ਉਹਨੂੰ। एक फसल तो नहीं होगी ना भी सी, असं तो मोदी ਨੂੰ सबक सिखा देंगे, सिखा के जावांगे सबक भी किसान भी की ਹੁੰਦੇ, किसान बीबियां की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ वापस करा के फिर जावांगे, जिन्ना चिर रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठांगे। हजारों ट्रैक्टर्स नई दिल्ली पर धावा बोलने के लिए स्टार्ट खड़े हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई और हरियाणा समेत भारत के कई हिस्सों से किसानों के काफिले चल निकले हैं। दूर के किसान भी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, बिहार के किसान हैं, गुजरात के किसान हैं, उसके बाद कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र के हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह के किसान यहाँ पे हैं। ये जो सरकार झूठा दुष्प्रचार कर रही है कि ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों का है। उधर किसानों के खौफ से बौखलाहट का शिकार मोदी सरकार ने अपने पालतू दहशतगर्दों को अलर्ट कर दिया है। आरएसएस किसानों पर हमला करने को तैयार बैठी है। 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, रात भर के 10 लड़के हैं, वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं, जो पुलिस की वर्दी में होंगे। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम। भारतीय किसानों पर पुलिस के भेष में आरएसएस के दहशतगर्द गोलियां चला सकते हैं, ये भांडा फूट चुका है। लेकिन मोदी सरकार ने कोई इंतजाम किया, न ज़राई कानून वापस लेने का कोई एहतमाम किया। जी जनाब, और आपको बताते चलें कि इस दफा यौम जमहूरिया भारत किस तरह शैडो डाउन हो रहा है। और ये दूसरा साल है इन अ रो जब हम देख सकते हैं कि वो तैयारी, वो जोश और खरोश नजर नहीं आ रहा और मुश्किलात में घिरी हुई है ना सिर्फ मोदी सरकार, बल्कि ये लम्हा फिक्रिया है भारत की ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी। आपको इसकी डिटेल्स बताते चले कि अमूमन कहा जाता था कि 1.25 लाख लोगों के सामने यौम जमहूरिया की, रिपब्लिक डे की जो परेड हुआ करती थी, इस साल ये नंबर घटकर सिर्फ 4,500 रह गया है। बल्कि 4,500 से भी कम करके इसको इंदिया दिया जा रहा है कि इसको सिर्फ 2,500 पर मुश्तमिल कर दिया जाएगा। आपको मजीद बताते चलें कि इसमें मुख्तलिफ स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स और कंटिजेंट्स आती थी, जिनकी तादाद अमूमन 144 होती थी। इस साल वो भी घटकर सिर्फ 96 कंटिजेंट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा सबसे अहम बात, और उसमें ऑफकोर्स कोविड का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन 55 साल में पहली दफा ये होने जा रहा है कि इनके पास इस रिपब्लिक डे की परेड के लिए कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि बोरिस जॉनसन ने अपना रिग्रेट का लेटर भेज दिया था और उसके बाद देखा यह जा रहा है कि ये एक बहुत ही छोटी सेरेमनी होगी। ऑफ कोर्स पिछले साल हम देख सकते हैं कि जो एक्ट 156 हटाया गया उसका भी एक अहम रोल रहा। प्रोटेस्ट जारी थी और इस वक्त पंजाब और हरियाणा में जैसे बताया गया कि किसान सरापा एहतजाज
एहतजाज हैं। इसी हवाले से तज्जिया लेते हैं कि ये कौन सा मोड़ है भारतीय सोसाइटी के लिए, एंड डू दे रियली नीड टू डू सम इनवर्ड रिफ्लेक्शन एंड कोर्स करेक्शन। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया NBC फॉर बीइंग हियर विद अस, एंड ऑफ कोर्स इंडियन फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, द फॉर्मर हेड ऑफ द फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट एट द कराची यूनिवर्सिटी एज वेल। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमा बकाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। NBC, अगर आपसे शुरुआत करूं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल डेडलॉक है या किसानों का एहतजाज वाकई इस दफा ओवरशैडो कर देगा इंडिया के रिपब्लिक डे को? गुड मॉर्निंग। डॉक्टर हुमा को भी मेरा बहुत सलाम, उनकी मौजूदगी काफी है। असल में मेरी अभी कुछ देर पहले दिल्ली बात हुई जी हुमा के दोस्तों से, बरखा वगैरह से, और वो बता रहे थे बड़ा इमेजिंग सिचुएशन है। बल्कि मैंने एक चीख भी सुनी NDTV पे एंकर की, दीज विजुअल्स आर अनबिलीवेबल। और ये दिल्ली के जो 3-4 रास्ते, चलिया कह लें, टिकरी कह लें, गाजीपुर कह लें, वहां पर जो ट्रैक्टरों का पुश है टुवर्ड्स दिल्ली, उनके बारे में वो बात कर रहे थे। हजारों ट्रैक्टर्स हैं, हजारों गाड़ियां हैं, हजारों कारें हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, वैगनर्स भी हैं, और वो कह रहे हैं हमें दिल्ली जाना है, यौम जमहूरिया है हमारा, हम मनाएंगे। और सरकार एहतजाज कर रही है, कभी आपने 12 बजे कहा था, आप तो 10 बजे निकल खड़े हुए। लेकिन सूरत हाल ये है कि टिकरी के इलाके की जो रुकावटें वो टूट चुकी हैं और किसान अंदर दाखिल हो गए हैं। दिल्ली के उस इलाके में पहुंचने देर रहेगी। और बाकी जो सूरत हाल है वो बहुत संगीन है। अगर मैं सुन रहा था कि RSS वाले फायरिंग वायरिंग करेंगे, ये गलती ना करें। वो ये बहुत लोग हैं, ये उनसे नहीं संभलेंगे। इनके पास यकीनन ट्रैक्टर भी है, ट्रॉलीज भी हैं, कुछ और भी हो सकता है जी। ये वो कश्मीरी नहीं है जिनको आप मार के और दफन करते हैं और खबरें भी नहीं बताते। बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त। और जो जिस तरह की परेड हो रही है जी, वो बड़ी अजीब गरीब है कि आपने, चले कोरोना की वजह से आपने इक़दाम किए, लेकिन परेड की जो लंबाई थी वो छोटी क्यों कर दिया आपने? 8 किलोमीटर से आप 3 किलोमीटर पे आ गए। सही। 3 किलोमीटर में आप 4 घंटे तक क्या करोगे भाई? और फिर सबसे खतरनाक बात जो आपने की थी वो दब गई कि आपने बांग्लादेशी वक्त बुलाया है फौज का। सही। जो 50 साल आपकी दोस्ती को बताएगा, लेकिन किसान तो बहुत बिगड़ा हुआ है। तो कह रहा है, जुमला मैं आपको सुना दूं जी, वो कह रहा है कि अगर आप बाज नहीं आए, वो बहुत रांगली जबान में मैं उर्दू बता रहा हूँ, अगर आप बाज नहीं आए तो मैं अपने बच्चों को बॉर्डर से बुला लूंगा। समझते क्या हो? जी, फिर लेकिन अपने RSS वालों को। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा NBC कि इसको कई लोग डब कर रहे हैं, जो आज का हो सकता है एक्सपेक्टेड तसादुम है, क्योंकि इनको किसी ना किसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अगर आपको याद हो, बहुत सारे इंडिया टुडे, इंडिया टाइम्स पे वो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन एक पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड गेम की तरह उन्होंने राम मंदिर की, यानी जब हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन हुई थी, उसको होने दिया था, वहां पे कियोस की एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी। इसको लोग कह रहे हैं कि गॉड फॉरबिड दिस कैन बिकम ब्लू स्टार 2.0, जो कि इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था। क्या आपको ऐसे खदशात नजर आते हैं आज के दिन के हवाले से? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि ये खाली सिख नहीं है जी, इनमें हिंदू बहुत हैं। इनमें वो हिंदू है, इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, हरियाणा से। जी, हरियाणा का हिंदू तो बड़ा ताकतवर हिंदू है, और पंजाब का सिख होता है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है, बड़े लड़ाके हैं बिहार वाले, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। तो ये गलती की इन्होंने, तो भयानक गलती करेंगे। राम मंदिर का आपने नाम लिया, मैं बताऊं आपको कि ये 2 ट्रक्स बनाए इन्होंने जी, उस पर राम मंदिर भी लेकर आएंगे ये, और लद्दाख भी लेकर आएंगे। और लद्दाख में कर्नल सतीश बाबू जो हैं, उनको उन्होंने महावीर चक्र दिया है। और याद होगा आपको, जिस बंदे को उठाकर दरिया में फेंका गया था, ये वो कर्नल जिसको महावीर चक्र दिया गया है। तो अपने मजाक खुद उड़ा रहे हैं, मीडिया वाले भी हंस रहे हैं, परेशान हैं। अभी उन्होंने कट किया है परेड के ऊपर, उन्होंने मुस्तकिल वो हंगामे दिखा रहे थे और किसानों का पुश दिखा रहे थे और किसानों के
जज्बात सुना रहे हैं। बिल्कुल। एनडीसी में हुमा की तरफ भी जाना चाहूंगी। हुमा, किस तरह देख रही हैं, व्हाट इज डिस्कोर्स लाइक इन इंडिया, क्योंकि कई मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त मौजूआत पे बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे। किसानों की प्लाइट की लोग बात कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक एथनिसिटीजम का आपको एक फ्लेवर नजर आएगा। दूसरी तरफ जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं पुलवामा अटैक से रिलेटेड, बालाकोट के स्ट्राइक से रिलेटेड, अर्नब गोस्वामी की, वो भी मोदी सरकार के लिए काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। उनके जो क्रिटिक्स हैं और ऑपोजिशन है वो इस बात में कह रही है कि इन्होंने तो खुद एक तरह से बलि चढ़ा दी अपने सोल्जर्स की, उन पे फायर खोलने के लिए एक तरह से बिल्कुल भी उसका आसरा नहीं किया और अपने जवानों को खुद ही हलाक किया है। इस पे आपका क्या मौसर है, क्या इस पे भी बात की जा रही है इंडिया में? देखिए, आपको पता है कि इस टॉपिक को पाकिस्तान ने तवातुर के साथ कवर किया है, हाईलाइट किया है और समझे ग्लोबल अटेंशन को भी इसकी तरफ ड्रॉ किया है जी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले मोदी हुकूमत जो है वो इस कदर बैकफुट पे थी, क्योंकि ये अब सिर्फ इंटरनल थ्रेट की हद तक महदूद नहीं है। जो तमाम बातें आपने और नासिर ने कही वो अपनी जगह बिल्कुल बजा, और आपने तो मेरी बहुत याद समझिए जगा दी, क्योंकि मैंने टीवी शुरू किया था करंट अफेयर शो से नासिर के साथ, तो आज बहुत दिन बाद हम साथ हैं शो पे। मेरा ख्याल है कि ओवर शैडो हो गया है रिपब्लिक डे कम्प्लीटली किसान प्रोटेस्ट से, और मोदी हुकूमत दो वजह से सब बैकफुट पे। इंटरनली तो जाहिर है ये किसान प्रोटेस्ट है, कोविड, उनकी वैक्सीन रोल आउट कोलैप्स कर रही है, वहां पे बहुत लोग परेशान है। और थर्ड बात यह है कि कल सिक्किम पर दोबारा चाइना के साथ उनकी समझे इंटरेक्शन जो है वो बहुत कॉन्फ्लिक्चुअल हुआ है, और बहुत लोग कह रहे हैं उन्होंने वहां एक बार फिर चाइना से मार खाई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी हुकूमत इससे पहले इतने ज्यादा प्रेशर में थी। और फिर देखिए, रिपब्लिक डे को इस वक्त जो गूंज है वो रिपब्लिक डे की नहीं है, गूंज है किसानों की प्रोटेस्ट की, और गूंज है ब्लैक डे की। और मैं हमेशा एक बात कहती थी, शायद नासिर अग्री भी करेंगे, कि जब हम कहते थे ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं इंडिया के हवाले से बात करती, क्यों इस कदर पुष्ट पनाही है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, क्यों इस कदर चश्मपोशी है जो कुछ मोदी सरकार कर रही है, तो मेरी हमेशा ये बात होती थी कि इंडिया को इंडिया बेड़ी डालेगा। तो चाहे अरुण बिस्मिल की किताब हो आजादी, जो इस वक्त बहुत बेस्ट सेलर हो गई है और लोग बार बार उसको रेफर कर रहे हैं, और उसमें पूरी इंडिया की रिपब्लिक होने से, सेक्युलर होने से, और फिर उसका ये वाला चेहरा मस्त होने के हवाले से वो एसेज हैं जो उन्होंने ओवर द टाइम लिखे हैं। सो डॉक्टर, क्या आपको लगता है कि देयर इज ओनली सो मच ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड आप उसकी सजावट बनावट एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन अब जो क्रैक्स हैं, जो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ मेकिंग एंड हाउ द एग्जीक्यूटिव्स आर परफॉर्मिंग, वो अब दुनिया के सामने आया हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा खतर बात है, क्योंकि सिस्टमिक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सो टू से। और बहुत दफा इंडिया ने उसको समझिए रिटेन करने की भी कोशिश की है। पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब पहले उन्होंने कश्मीर का रिवर्स करने की कोशिश की थी, तो इंडियन जजेस ने उसको रोका था। सही। मोदी हुकूमत के अंदर तो ये समझिए रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया, तबाह हो गया। तो इंडिया का अपना चेहरा मस्त हो रहा है। हमारा दिल दुखता है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन एक नेशन, एक स्टेट का पूरा सोसाइटल फैब्रिक तबाह हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेक्युलरिज्म समझिए वो खड़ा रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर हुमा दैट यू मेंशन दिस ओवर हियर। एनबीसी आपकी तरफ आना चाहूंगी। लोगों ने ये भी देखा कि यकायक इंडियन मीडिया के कई अहम नामों का, चेहरों का चेंज ऑफ हार्ट्स हुआ। जब शुरुआत में किसानों की ये मूवमेंट शुरू हुई और वो सरापा एहतजाज बने, तो इनको यहां तक के मुल्क दुश्मन अनासर से मिला हुआ, साजिश करता हुआ भी दिखाया गया। फिर सडनली हमने ये देखा, और इसके बारे में काफी बहस हुई, चर्चा हुई, लोगों ने इसको हाईलाइट किया कि मीडिया पर्सनल ने अपनी टोन बदली। उन्होंने कहा, नहीं जी देखिए ये कैसे एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपैशन दिखा रहे हैं, ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो क्या ये मोदी सरकार की तरफ से था कि थोड़ा सा अपने टोन को चेंज कीजिए, इनसे मुज़ाकरात करते हैं, मामले का हल निकालते हैं? देखिए, इसमें 3-4 बुनियादी गलतियां हुई है जी। सबसे पहली ये कि, और फिर आपने कहा कि इनमें ताकतें भी इन्वॉल्व हैं।
फिर आपने इनको कहा, फिर वो मसला भी आ गया जय राम जी की और जय पंजाब और जय हरियाणा और जय बंगाल, वो मसला भी आ गया, वो मसला खड़ा हो गया। अच्छा, ये मसला इंतहाई संगीन है हिंदुस्तान में। मगरबी बंगाल में आप देखिए क्या हुआ, मोदी ने स्टेज पर खड़े होकर बंगाल की चीफ मिनिस्टर के सामने जब जय राम का नारा लगाया तो वो नाराज हो गई, बिखर गई वो, और उन्होंने कहा मेरी बेइज्जती की है आपने, और उठ के चली गई। ये एक फॉल्ट लाइन ये है इंडिया के अंदर। सही। और आप जो भी चाहें, आप अर्नब मुखर्जी क्या है वो गोस्वामी, चीटर सैडिस्ट है वो, उसके बारे में मुझे पता है, कंफर्म पता है कि वो अपने आप खुद अजियत देता है अपने आप को, वो खुद ब्लेड से जख्म लगाता है अपने, और जो उसका स्टाफ है उसको बड़ा जलील करता है वो, और बीजेपी के रज्जू परिवार का आदमी है, बीजेपी का आदमी नहीं है, उससे बड़ा है। चुनाचे टाइम्स नाउ में जब उसको मार पड़ी एक प्रोग्राम पर और उसको निकाला गया तो उसको दूसरा बना कर दे दिया गया टीवी, तू उससे खेल ले, खिलौना बना दिया गया। लेकिन बास चैनल जैसे ही वहां पर जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया 5 अगस्त के बाद, मैं आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू एनडीटीवी कि उन्होंने वहां घुसकर अंदर जाकर वीडियोस बनाई, लेकर आए, गद्दारी का इल्जाम सहा, उनके मालिकान को डिपोर्ट किया गया जहाज से, उन पर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का जो हम हर जगह होता है फॉरेन फंडिंग का मुकदमा डाल दिया गया। तो वो मीडिया अब आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है। देखिए मीडिया के बाद 2 हिस्से क्लियर है, एक देखिए वो हम अंग्रेजी मीडिया कहते हैं जो हम लोग देखते हैं, एक फिर मीडिया है पंजाबी, सही, एक मीडिया है हिंदी मीडिया बहुत तासुबी हो गया है। पंजाबी मीडिया भी बड़ी हद तक बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल करता है, लेकिन कन्नड़ और कर्नाटक की मीडिया जो है वो इस खेल में नहीं पड़ रहा, उस मामले में नहीं पड़ रहा। अंग्रेजी चैनल जो हैं उनमें भी डिवीजन हो गया है, एक क्लियर कट बीजेपी की तरफ है, एक आरएसएस की तरफ है, और एक लिबरल्स का चैनल है। चुनांचे आपको जो आज नजर आ रहे हैं वीडियोस और लाइव ब्रॉडकास्टिंग किसानों की, वो लिबरल्स ने शुरू की थी, जो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भी उसको ओन कर रहे हैं। सही। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा मसला, एक मैं आखिरी जुमला कहना चाहूंगा, और उमा से इस बारे में हमारी बहुत बात हुई है। जब वाजपेयी साहब ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती और हमने सीज फायर किया था एलओसी पर, तो उस वक्त हम लोग मौजूद थे एक साथ, और उस वक्त भी हमने कहा था कि हिंदुस्तान अंदर से टूटेगा, हिंदुस्तान को बाहर से तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये दीमक का वो घर होता है जो खुद टूट जाता है। लेकिन एनपीसी वही वाली बात है कि ये खित्ते के लिए कितना मेरे ख्याल में परेशान कुन इस वक्त है, और हम पाकिस्तान हमेशा जब अपना मौकफ रखता है तो वो अक़वाम आलम को बताना चाहता है कि इस खित्ते में आप देख सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया का डिस्टेबलाइज होना पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह, पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह। हुमा क्या कहेंगी कि एक वक्त था कि मोदी को वर्शिप किया जा रहा था कि जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इंडिया को वो बेहतर बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे लेकर चलेंगे। क्या आपको लगता है कि इस डेडलॉक जिसका वो उन्होंने इस वक्त भारत को शिकार किया है, और जिस तरह उनके माशरे में पोलराइजेशन बढ़ी है, शिद्दत पसंदी बढ़ी है, ये पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल गए कि अपनी लंका डुबो दी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान दुश्मनी है। पाकिस्तान दुश्मनी तो एक हिस्सा है, और पाकिस्तान दुश्मनी उनका संजीव फ्रंट है और हथियार है इन किस्म की फीलिंग्स को आगे बढ़ाना। ये तो हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको अब इंडिया में लोग खुद नाजिज्म से कनेक्ट कर रहे हैं, और उसकी रूट्स एक्चुअली नाजिज्म से मिलती हैं। लेकिन अभी तक देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को इस तरह से काउंटर नहीं करती थी, लेकिन अब इंडिया की जो ग्लोबल शेमिंग है उसकी आवाज आपको पार्लियामान में नजर आती है। सही। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में तब्दीली और चेंज आई है उसकी वजह से जो नासिर ने भी बहुत उम्दा डिवीजन बताई मीडिया में, वहां पे जो लिबरल है जो इस वक्त खामोश हो गया था इंडिया में, मेरा ख्याल है वो इम्बोल्डन होगा। और फिर जो ये किसानों की पूरी प्रोटेस्ट है, इसमें आप देखिए कि ऑपोजिशन खुलकर सामने आई है। ऑपोजिशन कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, वो आके इस प्रोटेस्ट में बैठे, और आप इन किसानों को भी दाद दीजिए। बावजूद इतने नंबर्स के और इतनी लंबी प्रोटेस्ट के, उन्होंने प्रोटेस्ट को पीसफुल रखा है। तो अगर आज वाजपेयी मोदी की हुकूमत शुरू करती है वायलेंस,
तो सारा ऑनर जो है वो इनके ऊपर आएगा और ग्लोबल सर्च बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा और एनबीसी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अहम दिन है भारत के लिए, लेकिन चाहे रिपब्लिक हो या फिर रिपब्लिक डे हो, इस वक्त भारत सरकार मुश्किलात में घिरी नजर आती है। एनबीसी ने और डॉक्टर हुमा दोनों ने कहा कि इंटरनल इम्प्लोजन इतनी ज्यादा है, फैक्शंस इतने ज्यादा हैं, दरारें और मुश्किलात इतनी ज्यादा हैं कि सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त मरकूज है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी सरकार इसको कैसे संभालेगी। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं हमारा देरीना और सबसे बड़ा चैलेंज यानी एनर्जी और पावर सेक्टर का चैलेंज। एक दफा फिर अच्छी खबर ये आई है कि जो आईपीपीज हैं यानी प्राइवेट एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे हुकूमत निगोशिएट कर रही थी, एमओयू साइन हो गए हैं। पहले इनकी तादाद 42 बताई जाती थी, लेकिन अब तकरीबन 53 आईपीपी से मुआहदे हो रहे हैं। इससे क्या एडवांटेज होगा, क्या इसके खदोखाल हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट हसन खावर। लेकिन सबसे पहले इसी हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हुकूमत और 2 दर्जन के करीब बिजली पैदा करने वाली खुद मुख्तार प्रोड्यूसर्स कंपनीज के दरमियान मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक पहली किस्त के तौर पर हुकूमत आईपीपीज को 450 अरब रुपए देगी, जबकि दूसरी किस्त में यकमुश्त 60% अदायगी की जाएगी। लेकिन ये अदायगी रवां साल जुलाई के बाद होगी। अदायगी के लिए कुछ नकद और बकाया के लिए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या सुकूक बॉन्ड्स दिए जाएंगे। उधर एक एहलकार का कहना है कि कुछ पावर प्रोड्यूसर्स ने अभी तक मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द वो भी अदायगी के इस तरीकेकार को कबूल कर लेंगे। जी जनाब, 22,000 मेगावाट की प्रोडक्शन के लिए ये मुआहदे होंगे। 2 दर्जन के करीब जो आईपीपीज हैं उनसे मुआहदे तय कर लिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ आईपीपीज तकरीबन 53 हैं। आपको ये बताते चलें कि नवंबर की रिपोर्ट जिसमें हमने देखा था कि द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ताबिश गौहर साहब का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ये रिपोर्ट करती है कि अगले 25 से 30 सालों में इसका एक बहुत बड़ा माली बेनिफिट पाकिस्तान की हुकूमत को मिलेगा और तकरीबन 10 से 11 ट्रिलियन रुपए की बचत हो पाएगी। हसन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या हम इस रोड मैप पे अब आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप उस मॉनेटरी एडवांटेज के करीब जाते हुए पाकिस्तान को देख रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है? जी देखिए, ये बिल्कुल जो एमओयू कुछ अर्सा पहले किया था हुकूमत ने 53 आईपीपीज के साथ, ये उसका अगला स्टेप है कि अब उस आईपीपी जो एमओयू है उनको कन्वर्ट करना है मुआहदों के अंदर। और कल जो खबर गालिबन जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो ये थी कि अब वो उन्होंने कोई इनिशियल कर दिया और अब वो मिनिस्ट्री में जाएंगे और उनके बोर्ड में जाएंगे और दोनों साइड्स जो है वो उसको साइन करेंगी। सही। अच्छा, अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये किस तरफ हमें लेके जा रही हैं, इसमें 2 बातें हैं। कुछ हुकूमत ने इनको देना है और कुछ चीजों पे वो लोग एग्री किए हैं। हुकूमत ने इनको ये कहा है कि हम आपको 450 अरब रुपया जो है आपकी पेमेंट्स हमने देनी थी और वो हम देंगे, उसमें से 40% जो है हम कैश में इस साल दे देंगे फौरन और बाकी के पैसे अगले साल दे देंगे। सही। तो जाहिर है कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आ जाएगी और उससे सर्कुलर डेट को बहुत फायदा पहुंचेगा क्योंकि इन लोगों ने अपनी आगे पेमेंट्स के ऊपर डिले किया हुआ था। अच्छा, जो दूसरी बात आप कर रही है ना, वो 2 तरह से इनको फायदा होगा। एक तो आपको पता है कि इन्होंने डॉलर इंडेक्सेशन जो लोकल आपके इन्वेस्टर्स थे उनके लिए उसको लोकल करेंसी में कर दिया था और 148 रुपीज पे गालिबन उसको पैक कर दिया था। और दूसरी तरफ ये है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको भी कम किया था, को 15 से 12 किया था और किसी को डॉलर पे बाहर वालों को दिया था वो था। तो ये जो सेविंग्स की बात कर रहे हैं ताबिश गौहर साहब और हुकूमत, ये बेसिकली एक्रू करेगी उस तरह से कि जैसे जैसे करेंसी डी वैल्यू होगी और आपको पता है कि हमारी करेंसी डी वैल्यू होती आई है, तो अगर जाहिर है कि उसको 148 पे पैक किया हुआ है और जब वो 160, 70, 80 पे जाएगी तो वहां से जो सेविंग्स आएंगी ये उनकी बात करें और ये अगले 20 साल में 10-20 साल में एक्रू होंगी। एक तरह से हेजिंग वाली प्रोजेक्शन है ये आप कह रहे हैं? जी, मतलब फिक्स कर दिया ना आपने लोकल करेंसी में, अब आपको डिवैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ेगा लोकल इन्वेस्टर के लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सही। और ये एक्चुअली तो शुरू में ही ऐसे होना चाहिए था। अच्छा, अब ये हाउ इज दी ओवरऑल पावर मिक्स, जो एनर्जी मिक्स है पाकिस्तान का, वो किस तरह आप शेप अप होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों इसी तरह का एक डेडलॉक एलएनजी को लेकर भी था, सुई गैस के मसाइल अपनी जगह है जिसपे हमने पहले भी गुफ्तगू की थी, तो उसमें कुछ बेहतरी आई है या हुकूमत एक तरफ ज्यादा झुकाव कर रही है, इस वक्त आईपीपीज का मसला सॉल्व कर रही है? नहीं, देखिए दोनों साइड पे बात चल रही है इस वक्त। आपका जो गैस का एलएनजी के इश्यूज हैं, पाइपलाइन है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको पता है इस वक्त स्पॉटलाइट है। सही। ओपीपीज की नेगोशिएशन अलग चल रही है। और तीसरी जो चीज है पावर सेक्टर के जो रिफॉर्म है
उसके ऊपर बात अलग चल रही है। जाहिर है कि इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती जो सर्कुलर डेट का इशू है, लेकिन हमने ये देखना है कि सर्कुलर इतना इशू किस चीज से रिजॉल्व होगा। सही सही जो बड़ी चीज जी जी हसन, मैं ये पूछना चाहती थी, ये तो इसकी फिस्कल साइड है ना, एंड यू आर ऑफ कोर्स द एक्सपर्ट, आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं सर्कुलर डेट रिलेटेड इश्यूज को, लेकिन एक जो एक्चुअल इसका डिस्ट्रीब्यूशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, पावर ट्रांसमिशन का मसला है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यानी कि आईपीपी से अगर मुआहदे हो जाते हैं, 22,000 मेगावाट की हम एडिशन की बात कर रहे हैं नेशनल ग्रिड में, बट वी रिसेंटली हैड दैट मेजर पावर आउटेज जिसपे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो ह्यूमन एरर है, वी हैवंट रियली हर्ड मोर अबाउट इट, तो वो जो अपग्रेडेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम है, क्या उस पर कोई फोकस है? जी देखिए, एक तो मैं ये बात वाज़ेह कर दूं सिद्रा कि ये जो आईपीपीज के साथ नेगोशिएट हो रहा है, ये वो पावर है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। सही। तो सिर्फ इनसे जो अपनी पेमेंट के मामलात हैं वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं। सही। अब जो दूसरी आपका सवाल है वो बिल्कुल कि हमारे ट्रांसमिशन के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर आप के इलेक्ट्रिक का सिस्टम देखें, आप कराची में बैठी हैं, उनकी जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल अब मैक्सड आउट हुई है, बाकी भी हमें ट्रांसमिशन में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो वो अब जो अगला फेज है इन्वेस्टमेंट का, उसके अंदर हुकूमत कह यही रही है कि हमने ट्रांसमिशन के अंदर पैसे डालने हैं। कुछ उसके अंदर ये भी वो आपको पता है कि इस वक्त डीरेगुलेट को मार्केट को करने का सोच रहे हैं, जिसके अंदर हुकूमत जो है वो वायर बिजनेस को एक तरफ रखेगी और मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल आएगा जिसमें लोग एक दूसरे को करेंगे। तो ये कई तरह के मामलात हैं पावर सेक्टर के अंदर। बट हसन, यू एंड आई हैव बीन कवरिंग एंड लुकिंग एट द पावर सेक्टर फॉर सो लॉन्ग। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, पावर ट्रांसमिशन को, बाकी चीजों को, लाइन लॉसेस को कम करने की बात आती है, वो हमेशा अगला फेज क्यों होता है और हम उस फेज पे कभी पहुंच क्यों नहीं पाते? जी ये तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है और आपने बिल्कुल ये बात ठीक की है। हाँ। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है सिद्रा, ये एक पार्ट है, और जो हुकूमत अब कह रही है कि हम डिस्कोस को सूबाई हुकूमतों को दे देंगे, ये लाइन लॉसेस को कम करने की एक दूसरी स्ट्रैटेजी है। तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर हुकूमत का रिजॉल्व हो तो ये तो बहुत पहले ये बातें हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये जो ट्रांसमिशन की इन्वेस्टमेंट है ना, पिछले कुछ सालों में हुकूमत ने पावर जनरेशन में हमारी हुकूमतों ने इन्वेस्ट किया है और अब उनको एहसास हो रहा है कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है अब वो चोकअप हो रहा है और उसके अंदर अब ये सकत नहीं रही कि इससे मजीद बिजली को जो है उसको कर सके ट्रांसमिट। अच्छा, एनर्जी रिलेटेड ही मैं थोड़ा सा आपकी मतवज्जे, जो आपने खुद कहा कि सूबाई हुकूमतों और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लाना चाहूंगी। हसन, हमने देखा कि इतना बड़ा पावर आउटेज हुआ और ऑब्वियसली क्योंकि केपीके में, पंजाब में, बलोचिस्तान में पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादी सूबाई हुकूमतें ही हैं और वहां उनकी हुकूमतें हैं, तो वहां पर ज्यादा एहतजाज और तनकीद नहीं हुई। लेकिन मेरी गुफ्तगू अपने शो में सिंध के सारा का सारा मलबा विफाक पे डाल दिया। तो आप समझते हैं कि इन मामलात को मजीद जब डिवॉल्व किया जाएगा, इनकी डिवोल्यूशन होगी और ये सूबाई मामलात मजीद और ज्यादा उनको पावर्स मिल जाएंगी, तो ये हम हल की तरफ जा रहे हैं या हम मजीद उलझ जाएंगे? देखिए, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, ये तो आप सूबाई हुकूमतों को शायद दे देंगे, लेकिन ये जो एनटीडीसी का नेटवर्क है ये तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सही। हुकूमत के एहलकारों ने और गुजरान ने इस तरह ये खुद कहा कि वो जो आउटेज हुआ था वो ह्यूमन एरर था। सही। जब ह्यूमन एरर था तो आपको सजा भी देनी है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि चेन में से लो लाइंग 5-6 लोगों को आप सस्पेंड कर दें और उसके बाद आप कहें ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन था और ह्यूमन एरर था। तो इसकी प्रॉपर इंक्वायरी के बाद मेरे ख्याल में हाई लेवल तक जो है ना इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और ये आपको मैं एक बात सवाल के जवाब में बता दूं कि कल को आप अगर डिस्कोर्स को सूबाई हुकूमतों को दे देंगे और जो आज हुआ है ये दोबारा भी हो तो उसमें भी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होगी, क्योंकि एनटीडीसी का इशू था। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया हसन हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बहरहाल जी, ये खुशाइन खबर तो ये है कि पहले हमारे मसाइल थे फिस्कल, जो आप एक डेफिसिट देखते थे, एक उलझन देखते थे, सर्कुलर डेट को कम करने की हुकूमत ने कोशिश की है, लेकिन अल्लाह करे वो नेक्स्ट फेज जरूर आए जिसमें हम अपग्रेडेशन की, लाइन लॉसेस को कम करने की, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने की बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग। नए दिन का आगाज एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ। आपकी शादी ने तो धूम मचा दी है, लोगों को आइडियाज दे दिए। हर कोई चाहता है कि अपनी शादी को मेमोरेबल बनाए। मेरा एक ड्रीम था कि एक बार अब से लदे हुए पहाड़ हो। आज आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू करें, कल वो स्टूडेंट्स एहतजाज करने आ जाएंगे जिनके पास इंटरनेट नहीं है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, क्या देखते हैं साल 2021 में? पाकिस्तान के हालत है इस पेंडेमिक में वो दुनिया से मच बेटर है।
इस वक्त ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा शुगर नहीं कि उनकी गैस आप इस वक्त इंटरप्ट करें या उनको महंगी बिजली दें। और ये है आज पाकिस्तान विद सिद्रा इकबाल। इस सफर में बने आप हमारे हमसफर। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का हमारा जो मौजू है ना वो बहुत अहम है और इसके बारे में आपने खूब बहस मुबाहिसे ओपिनियन पोल्स देखे होंगे। दुनिया भर में जहां बात की गई कोविड की और उसकी वजह से लगने वाले लॉकडाउन की, उसकी वजह से होने वाली हलाकतों की, हेल्थ केयर पे कितना प्रेशर आया है। सो पीपल अराउंड द वर्ल्ड वो वेटिंग फॉर द वैक्सीनेशन कि किसी तरह इस वबा के लिए कोई हल निकले, कोई दवा आए, कोई इसकी प्रिवेंशन की तदबीर बने ताकि हम अपनी जिंदगियों को दोबारा उसी नॉर्मलसी पे ले जा सकें। ये आपका और मेरा मुशाहिदा हो सकता है। कई इसमें बड़े बड़े माहिरीन कहते हैं कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, जिंदगी अब ऐसे ही रहेगी। लेकिन बहरहाल जी, खुश आइन खबर ये है कि दुनिया के कई मुल्कों ने और इसका जो वैक्सीन का रोल आउट प्लान है उसको शुरू कर दिया। वैक्सीन बन चुकी है, उसमें से कई अप्रूव हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने भी 3 मुख्तलिफ सोर्सेज को अप्रूव किया है। लेकिन इस पर जब हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम किया तो हुकूमत की तैयारी पाकिस्तान के लिए 20% अवाम के लिए वैक्सीन को प्रोक्योर करने की है। उसके लिए रकम भी मुख्तस कर दी गई है, वसाइल भी रखे गए हैं। दूसरा, हम ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग टूवर्ड्स UN, जो कि तमाम वो मुल्क जिनके वसाइल कम हैं, आबादी ज्यादा है, उनको फ्री वैक्सीनेशन भी देगा, उसका भी एक प्रोपोर्शन होगा। लेकिन इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान साहब ने प्राइवेट सेक्टर को, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इनकरेज किया है कि बकाया 80% आबादी के लिए वो वैक्सीनेशन को प्रोक्योर करें। हमने जब लोगों से पूछा, एक तो आपको माशाल्लाह पता है हमारे यहाँ कई लोग अभी भी मानते हैं ना, उससे डरते हैं ना, एहतियाती तदाबीर करना चाहते हैं। जब इन्हीं लोगों से सवाल ये किया गया कि अक़वाम आलम तो इस वक्त अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रही हैं, अगर आपके रिश्तेदार अमरीका में, दुबई में, मुख्तलिफ ममालिक में हैं तो आप यकीनन इस रोल आउट स्ट्रैटेजी को जानते होंगे। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में कल इसका रोल आउट शुरू भी हो जाता है तो कितने लोग तैयार हैं और कितने लोग जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे। फिर ऑफ कोर्स हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी एक्चुअल रोल आउट स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन लोग तरजीहात में शामिल होंगे और सबसे पहले कहा जाएगा कि भाई इस ग्रुप को वैक्सीनेट किया जाए। सो लेट्स सी, लोगों ने जब हमने उनसे ये सवाल किया तो क्या कहा। लेट्स टेक अ लुक। जब तक मुझे मुतमईन ना हो कि वैक्सीन है क्या, जिंदगी देने वाला वैक्सीन है या जिंदगी लेने वाला वैक्सीन है। कोई बड़ा मिनिस्टर मेरा बराबर में बैठ जाए या इमरान खान वगैरह को बैठ जाए, लगा ले, फिर मैं लगा लूंगा। पता नहीं है क्या करना चाह रहे हैं वैक्सीन के जरिए, हम लोगों में क्या डालना चाह रहे हैं। वैक्सीन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ 2 नंबर है और झूठ बोलते हैं ये लोग सिर्फ। बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही हैं कि अगर ये लगेंगे तो इसके साइड इफेक्ट हैं और बहुत सारी वजूहात बताई जा रही हैं, जो सुनकर हमें एक तो पहले कोरोना की वजह से डर महसूस हो रहा था और अब ये वैक्सीन के बाद जो है हमें वैक्सीन का डर महसूस हो रहा है। हमें तो कोरोना नजर आ नहीं रहा। बड़े लोगों की बातें भाई, ये सब इन्होंने पैदागिरियां बनाई हुई है और कुछ भी नहीं है। कभी भी नहीं मिली पाकिस्तान में। जो भी चीज मिली है वो 2 नंबर मिली है, जो उसमें मिक्स है। कोई चीज भी हमें पाकिस्तान में जेन्युइन चीज नहीं मिलती। नहीं, अफवाह के लोगों को तो ये हुआ है, तो यहाँ भी हो रहा है। सही है ना, तो लगवानी चाहिए। जब सब लगवाएंगे तो हम भी लगवाएंगे, जाहिर सी बात है। लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी ट्रैकिंग लग जाएगी, कौन सी चिप घुसा देंगे हमारे अंदर, तो ऐसा कुछ तो नहीं है। जाहिर बात है वैक्सीन अपने तरीके से काम करेगी। जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है वो भी डरा हुआ है कि यार पता नहीं क्या कर लेंगे, वैसे चिप से मेरे साथ कौन सा डाटा मेरा ले लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या होगा उससे। यार वैक्सीन आपके इलाज के लिए। जी जनाब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हम तक पहुंची हैं कि असल में ये वैक्सीन आपके अंदर एक चिप को इंस्टॉल करेगी और आपके डेटा को, आपके दिमाग को कंट्रोल करेगी। ऐसी बातें भी हमने सुनी हैं। इसका हकीकत से ताल्लुक कम और किसी साइफाई मूवी से ज्यादा लगता है। लेकिन बहरहाल जी, जो अंडरलाइंग क्वेश्चंस हैं वो बड़े अहम हैं कि इस वैक्सीन को किस तरह अवेलेबल किया जाएगा, लोगों के जहनों में क्या अभाम है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां जहां इसका रोल आउट हुआ है वहां साइड इफेक्ट्स शदीद आए हैं, लोगों की अमवात भी वाकई हुई हैं। इसमें कितनी सदाकत और कितनी सच्चाई है, आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद हैं तौकीरुल हक साहब, जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ मौजूदगी का। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरहान ईसा, जो कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एट द डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी भी हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक बड़ा अहम इदारा रहा है व्हेन इट केम टू टेस्टिंग कोरोना वायरस एंड कोविड-19 के जो टेस्ट है। बहुत शुक्रिया आपकी
आपकी भी मौजूदगी का। डॉक्टर फरहान, अगर आपसे आगाज किया जाए, ये जो सबसे बड़ा खतरा है, वो सही कह रहे थे एक साहब कि जिसकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है उसको भी लगता है कि कोई चिप इंस्टॉल हो जाएगी, सारा डेटा, ये हमारी मिठाई की दुकान हड़पना चाहते हैं। तो ये इस एटीट्यूड से हम बाहर कैसे निकले? देखिए, वाकई में हमारे पास अच्छा पता है, ऐसा बहैसियत कौम जो है ना, हम लोग बड़े मिसट्रस्टिंग पीपल हो गए। वी डोंट ट्रस्ट एनीबडी। और आई थिंक इसमें बहुत सारा कसूर हमारे पॉलिटिशियंस का भी है और बिजनेसमैन का भी है, और यू नो जो भी बात करते हैं उसमें एक ग्रे एरिया बहुत बड़ा होता है, अनफॉर्चुनेटली। सही। लेकिन ये बताते चलेंगे, जाहिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वैक्सीन के अंदर है, और वैक्सीन की हमेशा र्यूमर्स उठती रही हैं अनफॉर्चुनेटली। इसी वजह से पूरी दुनिया से पोलियो रेडिकेट हो गया, सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क रह गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जिससे पोलियो रेडिकेट नहीं हो सका बिकॉज ऑफ द सेम र्यूमर्स अबाउट वैक्सीनेशन। बट डॉक्टर फरहान, ये देखें, 2-3 चीजें, अगेन कमिंग टू द साइंस ऑफ इट, क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजी समझते हैं, जानते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये एक ऐसी वबा है जिसके स्टैंडर्ड सिम्टम्स नहीं है, यानी अगर खुदा ना खास्ता 3 अफराद को ये कोविड-19 होता है तो तीनों में अलामात फर्क हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वैक्सीन बनाना भी मुश्किल होगी। और दूसरा ये कि क्योंकि कोविड-19 है 2019 में डिस्कवर हुआ है, तो जो भी वैक्सीन बनी है उसको ज्यादा टेस्टिंग का टाइम नहीं मिला। ये सब चीजें तो अब हम पैदा करती हैं एक इंसान में। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है कि जाहिर है कि ये चीजें बहुत फास्ट प्रोसेस से हुई हैं। देखिए, वैक्सीन का काम क्या होता है, पहले तो हम ये समझे ना, वैक्सीन जो है वो इलाज तो नहीं होती, वो प्रिवेंशन होती है कि अगर बचाव कैसे किया जा सकता है बीमारी का। और बेशक अलामात इस बीमारी की अलग अलग हों, किसी की चेस्ट में है, किसी की डायरिया की सूरत में है, किसी की हार्ट की सूरत में है, लेकिन जो इसका एजेंट है उसके अंदर एक होती है स्पाइक प्रोटीन। वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो है ना, वो हमारी बॉडी की कुव्वत मुदाफियत बना दी जाती है वैक्सीन लगा के। तो वो वायरस जैसी बॉडी में अगर आने की कोशिश करता है तो वो एंटीबॉडीज यानी जो बॉडी की कुव्वत मुदाफियत की फोर्स है, आर्मी है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है कि वो एक्शन नहीं कर सकता। सही। तो बेसिकली भले अलामात अलग अलग हों, इसका जो प्रिवेंशन का तकरीबन तरीका जो है वो एक ही है। सिर्फ वैक्सीन नहीं, मैं तो जरूर ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग मास्क भी है, बट वैक्सीन जो है वो अब आप देखें दुनिया भर से जो है वो स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई, रेडिकेट हो गई। आपको पता है, आप तो बहुत यंग हैं, हमारे जमाने में हमें बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते थे जिनके दाने मॉक्स होते थे, और वो इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। अभी भी फ्लू शॉट्स लगते हैं सालाना लोगों को, और वो कितने लोगों को जो है वो। अच्छा, यहाँ पे ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर ये वैक्सीन अवेलेबल है, मेरा आज आपसे सवाल ये होगा कि क्या आप इस वक्त पाकिस्तान में 2021 में अपने आप को वैक्सीनेट करवाएंगे, और अगर हाँ तो क्यों करवाएंगे, और अगर ना तो आपके जहन में क्या खदशात हैं, ये हमें जरूर बताइए। तो वकील साहब, पूरी दुनिया में पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल था 2020 में कि वैक्सीन कब आती है। लोगों ने एडवांस ऑर्डर्स दिए, कहा यह भी जा रहा है कि जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के 4 गुना ज्यादा नंबर्स को वैक्सीन को ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया, जिसकी वजह से दूसरे जो कम वसाइल के मुल्क हैं उनके लिए मुश्किलात हो रही हैं इस वक्त। हाउ इज द वर्ल्ड प्ले, हाउ इज द वर्ल्ड स्ट्रैटेजी शेपिंग अप? देखिए, ये जिस तरीके से ये वबा आई है, पहले तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको भी समझ में नहीं आ रही थी, और ये बिल्कुल सही है कि जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं उन्होंने पहली कोशिश ये की कि पहले तो यही नहीं पता चल रहा था कि इसकी एफिकेसी होगी कि नहीं होगी, पर फाइनली ये हुआ कि फिर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें ये वैक्सीन आ गई है। सही। तो अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो गवर्नमेंट पिछले 5 महीने से ऑन डेली बेसिस सारा फोकस जो है हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसी तरह है कि वैक्सीन किस तरीके से आए। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान है वो सेकंड फेज में आ रहे थे। तो आई थिंक एफर्ट्स हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट, और आज के डेट में 3 जो रीजनेबल सोर्सेज जो हैं वो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, और अब असल चीज़ ये है कि कितनी जल्दी ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल होती है, उसके लिए। पर हाउ आर यू लिंकिंग इट टुगेदर? मैं यहाँ पे जरूर तौकीर साहब, आई वांट टू प्रोब यू फर्दर कि हमारे बहुत सारे अस्पतालों में क्लिनिक है, और उस वक्त बात की जा रही थी कि वैक्सीन चीन से आ रही है। अब जो अप्रूव सोर्सेज हैं उसमें रूस की वैक्सीन का नाम भी लिया जा रहा है, रशिया से आने वाली भी। क्या वो क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं, उसके नताइज क्या निकले हैं, और अब जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसके लिए आप लोग प्रोक्योरमेंट की क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं? देखिए, जो ट्रायल
कंप्लीट हुए और कोई उसमें ऐसी खुदा ना खास्ता वो चीज़ सामने नहीं आई कि वो ट्रायल फेल हुए, यानी ये बहुत ही इमरजेंसी बेसिस पे हो रहा है जी। अच्छा, अब जो 2 स्ट्रैटेजीज चल रही हैं इस वक्त, एक तो गवर्नमेंट जो कि जैसे साइनोफार्म चाइना की कंपनी है उसके साथ हुआ है, फिर ये जो रिसेंटली रशियन वैक्सीन है वो प्राइवेट सेक्टर में एजीपी को, जो एजीपी इज़ वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको ये अप्रूव किया है ड्राफ्ट ने लास्ट फ्राइडे को, और इसी तरह एस्ट्राजेनेका की। सही। तो 2 स्ट्रैटेजीज पे चल रही है। एक तो गवर्नमेंट सबसे पहले आम लोगों के लिए फ्री ये वैक्सीनेशन अवेलेबल होगी, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर, एक बजट भी उसके लिए मुख्तस किया है और ऑर्डर भी प्लेस कर काफी है। आपके ख्याल में बजट और जो वसाइल हुकूमत इस वक्त मुख्तस कर रही है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, काफी लगते हैं आपको? आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट, क्योंकि 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो जैसे कि गवर्नमेंट का हमारे ख्याल में 20% के करीब अभी वो कैटर कर रही है, तो 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एक तो गवर्नमेंट जो मंगाएगी वो आम और गरीब लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री वैक्सीनेशन होगी। प्राइवेट सेक्टर को देने का फैसला बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये डेडली डिजीज़ है, हर एक का बुनियादी हक है कि इस जानलेवा बीमारी से जितनी जल्दी हो सके इसको छुटकारा कैसे पाया जाए। एहतियात तो हम कर अलग है, प्राइस पॉइंट्स के बारे में कुछ बात करेंगे। एक मिनट, उसके लिए ये है कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ गवर्नमेंट इस पे काम करे, और ये जो प्राइवेट सेक्टर को दिया है तो ये जल्द अज जल्द ये एक पहली प्राइवेट सेक्टर को तो बहुत बड़ा टारगेट दिया। उन्होंने कहा 80% पॉपुलेशन के लिए आप लोग मेहनत करें, हम 20% पे फोकस कर रहे हैं। आई थिंक मिलके चलना चाहिए। अब ये परसेंटेज अभी मैं नहीं कह सकता, हो सकता है गवर्नमेंट जो है इसमें मजीद इसमें अपना हिस्सा डाले और ज्यादा लेके आए उसमें, लेकिन ये स्ट्रैटेजी सही है। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर मैं तौकीर साहब से ये भी पूछूंगी कि प्राइस पॉइंट्स, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोक्योर कर रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त भागदौड़ इसी वैक्सीन के लिए है, नंबर्स कम है, मांग ज्यादा है, तो क्या ये वैक्सीन जब अवेलेबल होगी तो बहुत एक्सपेंसिव होगी? ये सवाल भी लोगों के जहनों में। पहले कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी। राशिद साहब, ये वैक्सीन अगर कल अवेलेबल हो जाती है कोविड-19 के लिए, क्या आप लगवाएंगे इसको? कल तो नहीं लगवाऊंगा, शायद 2 दिन ठहर के लगवाऊं मैं। अच्छा। थोड़ा ना वही जो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मिसकंसेप्शन हुआ है। थोड़ा मेरा सवाल भी है डॉक्टर साहिबान से, जो साहब आपके मेहमान आए हुए हैं। एक तो ये लोगों को ये भी एक खदशा है जिसका शायद जिक्र नहीं हुआ कि वैक्सीन से कोरोना की तो शायद ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन हो जाए, लेकिन इसके साथ कहते हैं कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि आपकी बॉडी को कोई वो किसी और ऑर्गन को नुकसान पहुंचाएगा इन द लॉन्ग रन, या आगे नियर या फ्यूचर में आगे चलकर। ये खदशात भी हैं लोगों को। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। इसको जरा एड्रेस करते हैं। डॉक्टर फरहान क्या कहेंगे? वही अगेन कमिंग बैक टू द साइड इफेक्ट्स, पीपल आर स्कैर्ड, आपका रिस्पॉन्स? देखिए, बिल्कुल देखिए, जब भी हम कोई दवा भी लेते हैं ना, अगर ये सर दर्द के लिए कोई भी पैरासिटामोल लेते हैं या कोई भी दवा लेते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हम खाना भी खाते हैं ना अगर, या ऑयल लेते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है ऐसा कोई, लेकिन हमें ये देखना होता है कि उसका एडवांटेज कितना है। जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं इस वैक्सीन के, वो बिल्कुल ही निग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन लगा के हमें बुखार हो गया, बॉडी में दर्द हो रहा है। असल में ये भी एक पॉजिटिव साइन है। असल में जब एक वैक्सीन असर कर रही होती है और उसके खिलाफ हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, तो बॉडी में दर्द रहना, थकन सी रहना कुछ दिन के लिए और फीवर रहना, ये एक अच्छी साइन है, क्योंकि इसका मतलब वैक्सीन अपना काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत ही निग्लिजिबल जो है ना वो चैलेंजेस साइड इफेक्ट नहीं कह सकते, खुदा ना खासा कोई आपका बॉडीली फंक्शन इससे मुतासर नहीं होता। इसमें मैं ऐड करूंगा कि ये जितनी ये तीनों वैक्सीन जो आई हैं ये इस एकदम से अप्रूव नहीं हुई हैं। इसके पीछे जो ड्रैप ने इसकी सेफ्टी प्रोफाइल, इसके ट्रायल्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन देख के और ये देख के कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आप देखें हर जगह दुनिया में और जगह भी ये वैक्सीन लग रही है, तो सेफ्टी प्रोफाइल देख के इसको प्रूव किया जाए। वेरी इंटरेस्टिंग टॉकी साहब दैट यू मेंशन दैट, क्योंकि 2 तरह की राय पाई जाती है। एक वो जो डरे हुए हैं कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं कि ये है ही बेअसर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ पैसों का जिया है। एक कॉलर से बात करते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
बलूचिस्तान सर क्या कहेंगे, बलूचिस्तान में कल ये वैक्सीन आ जाती है तो आप लगवाएंगे ये इंजेक्शन? जी बिल्कुल बिल्कुल लगवाएंगे। इसकी वजह? सर ये बीमारी से ताकत देता है, जैसे जो पोलियो का है, दीगर भी है, भी का लगता है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने अच्छी बात की। और ये हमारा जज्बा होना चाहिए कि भाई किसी बीमारी को खत्म करने के लिए अगर दवा मैसर है तो यकीनन इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जरा प्राइस पॉइंट पे बात करना बहुत अहम है कि कल को 1 महीने के अंदर 2 माह के अंदर, यानी आई एम श्योर फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर थिंकिंग अबाउट इट, प्राइवेट सेक्टर अगर इस दवा को, इस वैक्सीनेशन को लेकर आता है तो उसकी कीमत क्या होगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी, जरा एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर टाइमिंग पे बात करेंगे कि व्हेन एग्जैक्टली। चलें, बहुत बहस हो गई, हम कहते हैं लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस, और डिसीजन मेकिंग बड़ी स्विफ्ट हो रही है, ट्रांसपेरेंट हो रही है, लेकिन कब तक एक्सपेक्ट की जा सकती है ये वैक्सीन पाकिस्तान में, इस पे बात करेंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैम इम्तियाज करो कराची से। बात दरअसल आपका टाइम कीमती, जल्दी जल्दी बोलूंगा। बात दरअसल हर वो काम जिससे पाकिस्तानी आवाम का फायदा हो वो हमेशा देर से पहुंचती है, चाहे कुछ भी हो। और रह गई वैक्सीन, तो मुझे तो दाल में काला लगता है, उनसे फ्री में लेके, इमदाद में लेके, ऐसा ना हो ये कारोबार चल पड़े, लाखों रुपए का बिके, तो ये शर्मनाक बात होगी। और वैक्सीन के असरात के बारे में जो लोग बकवास कर रहे हैं उनको चाहिए कि अगर है ऐसी बात तो अपनी वैक्सीन बना लेना, अपने अंदर काबिलियत है तो अपनी वैक्सीन बनाए, फिर उनको बुरा भला ना कहे, फिर मनवान लगाएं, और इसके नताइज का साल से 6 महीने पता लग जाएगा कि ऐसा तो नहीं इसके लगाने से इंसान से कोई बंदर बन जाए या बंदर से गधा बन जाए, ऐसा होगा तो भी सामने होगा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के, बहुत सारी बातें आपने एक साथ कह दी, लेकिन आपका एक जो गिला है कि जो अच्छाई काम होते हैं, जो फौरी करने वाले काम होते हैं, उसमें पता नहीं मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है, वो वाली बात चल रही है यहाँ पे। डॉक्टर फरहान क्या कहेंगे, कब तक एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में वैक्सीन? देखिए, एक्सपेक्टेड तो ये मार्च में है जी। कोशिश तो कर रहे हैं सब लोग अब एकदम से वेकअप करके कि इसको जल्दी मंगवाया जाए और इसको कोऑर्डिनेट किया जाए, बट इट्स अच्छा, एक तो आना है उसका और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है ये प्लान होना चाहिए। असल में अनफॉर्चुनेटली 18 अमेंडमेंट जब हुई, मैं तो इसको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, जब 18 अमेंडमेंट हुई और हेल्थ इवॉल्व हुई तो बहुत सारे लैक्यूनेज रह गए, क्योंकि जब भी हम ये डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसमें लूप में कम रखते हैं और हम येस मैन को ज्यादा रखते हैं, और वो येस मैन जो है वो चीजों में डिसाइड करते हैं, और जब चीजें होती हैं, देखें तभी आज हमारा JPMC, NICVT सब एक चैलेंज में फंसा हुआ है। अभी तक फुटबॉल हो रही है कि प्रोविंशियल फेडरल के दरमियान, और यही वो प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आज फेस कर रहे हैं। जब ये वैक्सीन की डिसीजन मेकिंग होगी, प्रोविंसेस का कहना कुछ और होगा, फिर पॉइंट स्कोरिंग होगी, फिर प्रोविंसेस मैं खुद समझता हूँ वो कहेंगी कि ये वैक्सीन ये वाली चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, किसी की किसी कंट्री से रिलेशनशिप है, किसी की किसी और कंट्री से रिलेशनशिप है। बस मैं गुजारिश ये करूंगा भाई, प्रायोरिटी जो है वो आपकी अपनी नेशन होनी चाहिए, प्रायोरिटी आपकी अपनी जो आवाम है जो आपको वोट्स लेके आती है वो होनी चाहिए। और उन्हीं के सवालात हैं हमारे सामने, लोग यही सवाल कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट लाइन की भी बार बार बात होती है, क्या फर्स्ट लाइन वर्कर्स आर ओनली डॉक्टर्स एंड नर्सेज, और दे आर ऑल्सो द पीपल जो वहाँ पे सफाई करते हैं इन द कोविड एरिया, क्या वो फर्स्ट लाइन में आते हैं कि नहीं आते? सर सबसे बड़ी बात, जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, जर्मनी ने फैसला किया है कि असातिज़ा को प्रायोरिटी ग्रुप में रखा जाएगा, कि बच्चों में तो अभी इसकी इम्यूनिटी नजर आ रही है कि बच्चे इससे अफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो कहीं टीचर्स को, असातिज़ा को ये बीमारी ना लगा दें, तो टीचर्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो आपके साथ लास्ट 1 मिनट ऑफ द शो, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, और खास तौर पे इस पूरे प्रोसेस को फाल बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या अहम चीजें हैं, एंड टाइमलाइन अगेन? जी देखें, उस पे हमें तो इस तरह बेंचमार्क करना चाहिए कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया और बांग्लादेश, वहाँ वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा लेट हैं, बट अब
वो तो चलो हो गया। अब ये चीज़ है कि गवर्नमेंट को, आई थिंक गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जो ये अभी 3 सोर्सेज अप्रूव हुई हैं, गवर्नमेंट खुद भी और प्राइवेट सेक्टर जिनको वो किया, जल्द से जल्द उनको जो रजिस्ट्रेशन लेटर देने हैं सब करके फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द पाकिस्तान में अवेलेबल हो। सेकेंडली ये कि दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव वैक्सीन, उसके लिए आपको एक टेम्परेचर -18 कोल्ड स्टोरेज और जो कोल्ड चेन, उसके लिए वी कैन बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जितने मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास ये कोल्ड चेन है, वी कैन पार्ट विद द गवर्नमेंट। तो कोल्ड चेन में इसकी स्टोरेज बहुत वो हो। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको एक बाकायदा प्रोसेस के थ्रू लगाया जाए। और जो स्ट्रैटेजी है वो मैं समझता हूँ ये सही है कि पहले पैरामेडिकल स्टाफ जो सबसे फ्रंट लाइन में उनको, फिर एजेड लोग, लेकिन एक टाइमलाइन के साथ आप कह रहे हैं कि रोड मैप और टाइमलाइन बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर साहब और डॉक्टर फरहान और आखिरी चीज़ ये कि सबको लगवाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर